एसएससी जीडी की 2024 की जितने भी शिफ्ट हुई थी, एसएससी जीडी की 2024 में जो शिफ्ट हुई थी, उनके मैथ्स के सारे सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। और आज हम देखेंगे 20 फेब 2024 की सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आया था किसी मूलधन, पहला क्वेश्चन क्या है, किसी मूलधन पर 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। 2/5 है वार्षिक जो ब्याज की दर है उसे हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है। आपने अगर SICI पढ़ा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पर हम पुट कर देंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबसे पहले हम बता देते हैं। देखिए प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर P जो प्रिंसिपल है हमने क्या माना है, उसको हम मान लेते हैं 5x। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर CI मूलधन का कितना दिया है, CI 2/5, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब SI की बात करते हैं। अब SI क्या आ जाएगा हमारा, 5x इंटू 2/5, तो यह आ जाएगा हमारा 2x, तो SI आ गया 2x। अब हम यहाँ पर हम पुट कर देंगे उसको। ठीक है, तो SI कितना है 2x, सिंपल है। और प्रिंसिपल कितना है 5x, टाइम कितना दिया है 5 ईयर्स, और रेट हमको निकालनी है इंटू अपॉन 100, सॉरी। तो ये x से x कट गया, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, तो 25 4 जा 100। और जब हमने यहाँ पर 2 से 4 का मल्टीप्लाई किया तो रेट आ गई हमारी 8। ठीक है, ये हमारी रेट आ गई। ओके, हमें यही निकालना था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है। उतनी ही धनराशि में एक नोटबुक 12 पेन खरीदे जा सकते हैं। अब राजू भैया हैं, उनको 15 पेन खरीदना चाहते हैं, तो भैया उन्हें कितनी राशि पेड करनी है, तो हम देखते हैं। तो इसका आर्टिकल वाला जो ऑप्शन होता है उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है CHSL मेंस में भी आया था ये क्वेश्चन। ये CHSL मेंस 2022 में मैंने दिया था, लेकिन मुझसे नहीं बना था उस टाइम पर, सिंपल सी बात, नहीं बना था। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, नोटबुक की प्राइस हमने क्या मान ली, n मान ली, नोटबुक फॉर n मान लिया हमने। अब पेन की जो प्राइस हमने मान ली p मान ली। ठीक है, n फॉर नोटबुक, p फॉर पेन। तो देखिए 3 नोटबुक है, तो इंटू हमने 3n कर दिया, प्लस 6 पेन लिए थे हमने, 6 इंटू p बराबर कितना हो गया 3000 रुपये। अब भैया बोल रहे हैं कि उतने ही रुपए में, 3000 रुपये में ही एक नोटबुक इंटू एक नोटबुक प्लस 12 पेन, ये अपन ने इंटू कर दिया, उतने ही रुपए में 12 पेन आ जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन आर्टिकल्स को पहले हम किसी भी एक आर्टिकल को हम सेम कर लेते हैं। तो हम पहले क्या कर लेते हैं 3n को, तो हम यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर क्योंकि 1 का है ना, तो हमें 3n करना है, तो हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3n आ गया, तो यहाँ पर 12 3 36 हो गए, 36p हो गए, अब 3 3 9 हो गए, तो ये 9000 हो गया। अब हम इनको क्या कर देंगे, दोनों समीकरण, ये समीकरण 1 समीकरण 2 आ गया, तो हम क्या कर देंगे 2 में से 1 को घटा देंगे, तो क्या जाएगा, देखिए n से n कट गया, ये n से n कट गया। अब ये 36 में से 6p घटाया अपन ने, तो 30p आ गया, है ना। अब 9000 में से 3000 घटाए तो 6000 आ गया। अब यहाँ से ये कट गया 2 टाइम, तो p का मान कितना आ गया 200 रुपीज। एक पेन का मान कितना है 200 रुपीज। हमें कितने का निकालना है 15 पेन का, 15 इंटू 200, तो यहाँ पर आ गया 3000 रुपीज। तो ये 3000 रुपीज आ गए, टिक किया हमने, आगे बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, 5 संख्याओं का औसत 32 है, एवरेज का क्वेश्चन है। काफी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, जब 2021 में देखेंगे ना, 2021 के क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट हैं। जब हम जनवरी में आएंगे तब हम वहाँ पर ये सारे के सारे, जब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आप लोग वीडियो भी देखना और साथ में हल करते जाना। ठीक है, 5 संख्याओं का, इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन को जान लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत है 32, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात करनी है,
तो अब देखिए पहले 5 संख्याएं थी, तो 5 संख्याओं का औसत कितना था 32, तो ये टोटल आ गया। हम देखिए क्या करते हैं, नंबर इंटू एवरेज का मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आ जाता है। टोटल आ गया 5 दूनी 10, 5 3 15, 160 आ गया। अब बची कितनी संख्याएं, कितने नंबर बचे, 4 संख्याएं बची और औसत कितना हो गया 28। तो ये हमारा टोटल आ गया। एक संख्या हमने इसमें से निकाल दी थी, ठीक है। 8 चौके 32, 4 दूनी 8 और 3 11। अब हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि एक संख्या माइनस हुई थी तो टोटल में से भी माइनस करना होगा। तो 48 हमारा आ गया। तो वो संख्या कौन सी थी, 48। अब साथ ही में बात करते हैं, अगर क्वेश्चन देखिए सिंपल सी चीज है, इस क्वेश्चन को हम डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं। डी फॉर डेविएशन मेथड। क्या होती है डेविएशन मेथड, 5 संख्याओं का एवरेज कितना था 32 था। अब बची 4 संख्याएं, 4 संख्याएं, एक का डेविएशन हुआ ना, ठीक है, तो हो गई 28। अब यहाँ पर कितने का डेविएशन हुआ, 4 का डेविएशन, 4 कम हो गए। 4 कितने में कम हुए, सभी पर 4 कम हुए ना, ठीक है। एवरेज की बात कर रहे हैं, मतलब चारों आर्टिकल में 4 4 कम हुए, तो अपन ने 4 का यहाँ पर गुणा कम कर दिया, तो कितने कम हुए, 16 कम हो गया। 16 कम कौन पे हो गया, जब एक संख्या गई तब, ठीक है। किन पे कम हो गया, 5 पे, मतलब जो 5 संख्याएं थी ना, मतलब इस एवरेज में हम क्या कर देंगे, इस 16 को जोड़ देंगे, क्योंकि वो लेकर गया है 16 ज्यादा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 32 + 16 48 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब ये आर्टिकल्स मुख्य हो जाते, जैसे 50 संख्याओं का 32 औसत है, अब 50 में से 10 संख्याएं गायब हो गई, मान के चलो 5 हो गई, तो बची कितनी 45। 45 संख्याओं का 28 है, तो बताना है 5 संख्याओं का एवरेज कितना था, या बोल सकते हैं 5 संख्याएं का टोटल कितना था, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम चैप्टर वाइज हल करेंगे ना, करेंगे ये सब चीजें। 4th क्वेश्चन में, यदि 72 बाइंडर 22 दिनों में 720 किताबें बाइंड कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 किताबें बाइंड करने के लिए कितने बाइंडरों की आवश्यकता होगी। तो ये देखिए टाइम एंड वर्क का एक टाइप है। टाइम एंड वर्क जब अपन पढ़ेंगे ना टाइम एंड वर्क, तब वहां पर हम इस कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। हमें क्या करना होता है, टाइम इंटू पर्सन, P फॉर पर्सन इंटू डे, उसने कितने दिन काम किया, अपॉन क्या कर देंगे अपन, वर्क, W फॉर वर्क, ठीक है। अब सेकेंड यहाँ पर इक्वल का कर देंगे टाइम इंटू पर्सन, टाइम 2 आ जाएगा, यहाँ पर टाइम 1 था ना, टाइम 1 था, डे 1 था, वर्क 1 था, तो यहाँ पर टाइम 2, पर्सन 2 और D2, ठीक है, और वर्क 2 भी आ जाएगा। इसी फॉर्मूले पे अपन को रखना होता है, ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूले पर रखते हैं। पहले T1 क्या दिया है, 72 दिया है, सॉरी टाइम तो दिया नहीं है, टाइम मतलब कितने घंटे उसने काम किया, तो टाइम को नहीं करेंगे अपन काउंट। इनने क्या दिया, पर्सन दिए हैं, तो पर्सन अपन ने 72 लिख दिए, और डे कितने दिए हैं, 22 दिनों में दिया है, तो 22 अपन ने यहाँ पर गुणा कर दिया। तो यहाँ पर किताबें क्या है, वर्क है हमारा, तो वर्क 1 क्या हो गया 720। अब बराबर में रखा अपन ने। T2 दिया नहीं है, क्योंकि घंटे में तो दिया नहीं है, अभी काम घंटे में भी देते हैं। अब बात करते हैं पर्सन की, तो पर्सन कितने हैं, पर्सन अपन को यहाँ पर ज्ञात करना है, तो पर्सन को अपन ने लिख दिया। डे कितने दिए हैं 12 दिन, और वर्क कितना दिया है 660, ठीक है। अब इनको हम काट लेते हैं, 72 से 72 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से अपन ने काटा तो 11 बार कट गया, यहाँ पर 6 आ गया, 6 11 66, तो 11 को यहाँ पर हम ले गए, तो 11 इंटू 11 बराबर P2, तो हमारे 21 पर्सन आ गए। हमें कितने लोगों की आवश्यकता होगी, 12 दिन में निपटाने के लिए 121 लोगों की आवश्यकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8400 रुपए को PQR के बीच क्रमशः 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटना है। तो R का हिस्सा हम अपन को बताना है। PQR अब PQR में कितने अनुपात में बांटा है, 2/3। अब रेशियो प्रोपोर्शन का अपना क्वेश्चन है, 1/3। अब 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इनका हमने एलसीएम ले लिया, इनके हरों का, ठीक है, इनके हरों का एलसीएम ले लिया, तो क्या आ गया 3 आ गया। अब हमने इन सब में क्या कर दिया, 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया,
3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 3 का, क्योंकि हमें इनको बटे में नहीं संख्याओं में करना है, भिन्न में नहीं, हमको इनको संख्याओं में लाना है। ठीक है, तो ये 3 से 3 कट गया तो आ गया कितना 2। ये 3 इंटू 1 हो गया मतलब 9 आ जाएगा, 3 इंटू 3। अब ये 3 से 3 कट गया तो 1 आ गया। तो ये पी क्यू आर की एक्चुअल वैल्यू आ गई। अब इनको हम क्या कर देते हैं, एक्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम एक्स कर सकते हैं लेकिन यहाँ कर देते हैं। तो अब इन टोटल को हम इनका टोटल करते हैं तो कितना आता है, 9 और 2 11 और 1 12, 12 एक्स। अब इन सबका पूरा टोटल कितना दिया है, 8400 रुपये। तो 12 एक्स का मान कितना हो जाएगा, 8400 रुपये। तो अपन ने ये काट दिया, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 700 रुपये। 700 रुपये अपन को किसका मान निकालना है, आर का। अब आर का मान क्या है, वन एक्स है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 700। ठीक है, 7 से हमारा आंसर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब हम छठवें क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% क्या है। देखिए किसी संख्या को हमने मान लिया, वह संख्या क्या है, एक्स है। अब एक्स संख्या का 20% का 20% का मतलब क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है 25% बराबर कितने के है, 250 के। तो 20% का मान कितना होता है, 1/5। 25% का मान कितना होता है, 1/4 बराबर में 250। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इन सबको हमने क्या कर दिया, ये हमारी संख्या निकालनी थी, तो 250 इन 4 और 5 को हम कहाँ ले गए, यहाँ पर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया, ये हमारी संख्या आ गई। अब इसका हमको 35% निकालना था, तो 35% का मान कितना हो जाता है, 7/20। ठीक है, 0 से 0 काट दिया हमने, 2 से 2 काट दिया, तो 5 दूनी 10, ये 250 आ गया। 250 इंटू 7 क्या जाएगा, हमें 35% निकालना था उस संख्या का। तो देखिए 175, 25 सत्ते 175, 1750 ये हमारा आंसर आ जाएगा। 35% निकालना था तो हमने यही कर लिया इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार वितरित की जा सकें कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में चॉकलेट और कैंडी मिल सकें। तो हमें विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें HCF करना होता है। तो HCF का मतलब क्या हो जाता है, जो दोनों का मल्टीपल हो। देखिए 1003 में अगर हम पहले 17 को उठाते हैं, ऑप्शन से उठा लेते हैं, तो 17 से डिवाइड करते हैं, तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 85, 17 बचे कितना, 15। अब ये तो जाएगा नहीं, 3 उतारे लाए, 17 नंबर 153, मतलब 5 इंटू 9 बराबर जाएगा 17। ये देखिए हम मतलब सीधे सीधे करते जा रहे हैं। अब ये हमारा 17 आ गया, मतलब जा रहा है 17 से। अब नेक्स्ट और संख्या को देख लेते हैं अपन, इसमें 17 से अपन ने दिया, 17 एकम 17 बचे 10, 17 85 बचे 15, उतारे लाए 3 और 17 नंबर 153, ये कट गया। मतलब ये संख्या भी हमारी कैसी हो रही, ये डिवाइड हो रही, मतलब हमारा 17 आंसर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य बताना है। देखिए जब लाभ और हानि का सूत्र, लाभ और हानि पढ़ेंगे ना, तो वहां पर हम चैप्टर वाइज जब क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए हैं इस बार, तो हम वो डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए लाभ हमें पता है क्या होता है, सिंपल सा, जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और हानि क्या होती है, जब हम
क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, तब हमें प्राप्त होती है। लाभ प्रतिशत कब हम कैसे निकालते हैं? दोनों ही हम किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। इसी प्रकार हानि क्या होती है? हानि प्रतिशत कितनी होती है? हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब यहाँ पर क्या दिया है? लाभ दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है उनने, लाभ प्रतिशत दिया है, कितना दिया है? 25%। तो 25% का मान कितना होता है? 1/4। तो यह हमारी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा लाभ, ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, अब हम इनको एक्स एक्स दे देते हैं, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बात हुई है लाभ की, और हमें यहाँ पर क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है। तो विक्रय मूल्य कैसे प्राप्त होता है? जब हम लाभ और क्रय मूल्य को जोड़ देते हैं, मतलब 1x + 4x = 5x, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो 5x का मान कितना दिया है? 6875। हमें कितने का मान निकालना है? क्रय मूल्य का निकालना है। क्रय मूल्य कितना है? 4x। तो हम यहाँ पर 4x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 5x का मान निकाला अपन ने, ये निकाला, अपॉन में 5 आ जाएगा। यहाँ पर 4 का अपन ने गुणा कर दिया, 4x का अपन ने यहाँ पर गुणा कर दिया। तो 13 पना 65 बचे 3, 5 7 35 5 25। अब यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे, 5 चौके 20, 4 7 28 और 2 30 की 3, 13 चौको 52 और 3 55। तो 5500 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? काफी इजी क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ भी है, बोल सकते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, अब मार्केट प्राइस जो अपन निकालते हैं, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? देखिए, एसपी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस जो छूट देते हैं अपन, माइनस छूट, इसको हम क्या कह देते हैं? डिस्काउंट, D% बटे 100। ये एसपी का फॉर्मूला हो जाता है। अब इसमें दिया क्या है? अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, एम फॉर मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है? सीपी का मतलब क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? 60% अधिक है। अगर ये अपने आप में 100% है, देखिए अपन ऐसे कर लेते हैं, एमपी रेशियो सीपी। अब सीपी से क्या है? 60% अधिक है। तो सीपी अगर 100 है तो इसका 60% कितना हो जाता है? 100 का 60% 60 ही होता है। तो 60% अधिक है, मतलब ये 160 है। एमपी कितना है? 160 है। ठीक है, अब इनने क्या कहा है? मार्केट प्राइस पर उन्होंने क्या कर दी? छूट दे दी 20% की। 20% की छूट दी, मतलब 100 माइनस ये हमारा एसपी आ जाएगा बटे 100। यहाँ पर 60, यहाँ पर 80 बटे 100। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 16 अट्ठे 128। ये क्या आ गया हमारा? एसपी मतलब विक्रय मूल्य। अब इनने क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत, प्रतिशत में पूछा है लाभ प्रतिशत। तो सीपी कितना था? 100। एसपी कितना है? 128 आया। अब हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 28 आ गया। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो क्या जाएगा? 28 अपॉन सीपी मतलब 100 इंटू 100। तो हमारा क्या जाएगा आंसर? 28%। ये ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी आधार त्रिज्या 70 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है? जिसकी आधार त्रिज्या कितनी है? 70 सेंटीमीटर। अब देखिए, बेलन के सारे फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं। ये क्या है? मेंसुरेशन का, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। काफी क्वेश्चंस आए हैं और मतलब अच्छे। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh। ठीक है,
ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब कुल क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच। हम इनको अब डिफाइन करेंगे जब हम जी मेंसुरेशन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज होते हैं। और इसका जो वॉल्यूम होता है मतलब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब इन्हें क्या पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई। पाई का मान कितना होता है 22/7, ये इंटू में आ गया। आर कितनी दी हुई है 70 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी है 14, ये 7 से 7 कट गया, ये 44 इंटू 140, ये 0 बचा है ना 140, 14 चौके 56 गए 5, 14 चौके 56, 56 और 5 कितने हो जाएंगे 61, ये 0, ये हमारा 61 और 60 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से फटाफट करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 9,000 रुपए को 80% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज किससे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है पर उधार दिया जाता है। 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, 80% की वार्षिक दर से। अब 12 महीने, अब क्या करते हैं हम इसको याद, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को जब हम हाफ ईयरली काउंट करते हैं तो क्या करते हैं, रेट को क्या कर देते हैं हम, रेट अपॉन 2 कर देते हैं और ईयर अपॉन 2 कर देते हैं, ईयर अपॉन 2 कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, हाफ ईयरली कन्वर्ट हो जाता है। तो रेट कितनी दी है 80, तो ये आ गया हमारा 40। ईयर कितना दी है, जो मंथ दिए हैं 12 है ना, तो कितना आ जाएगा, ईयर कितना दिया है 1, सॉरी ईयर में क्या करते हैं अपन 2 का गुणा कर देते हैं, मतलब एक बार नहीं 2 बार हो जाता है, एक साल नहीं दो, एक साल में जैसे 6 महीने हो गए हैं तो 6 महीने का 2 बार हो गया ना, 40% हमको 2 बार लेना होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन काउंट करते हैं। और अगर 3 माह का होता तो एक साल में कितने 3 माह होते हैं, 3 3 3 3, मतलब 4 होते हैं, तो ये हमें 4 करना होता काउंट। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा, हम इसको रेशियो मेथड से करते हैं पहले। ठीक है, प्रिंसिपल इनटू अमाउंट होती है। देखिए ये 40% है, ये 40% है हमारा। ठीक है, तो 40% को हम जब फ्रिक्शन में करते हैं तो 4/10 आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये प्रिंसिपल हो जाता है, सॉरी हाँ प्रिंसिपल हो जाता है। और जब हम इसको 10 को 4 से जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाता है, प्रिंसिपल इंटू अमाउंट। देखिए 10 से क्या हो गया, 14 हो गया। अब ये हमारे कितने बार आया था, 2 टाइम्स आया था, तो 2 टाइम्स आया था 10 से फिर 14, 2 बार हम कर देंगे। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 10 और 14 इंटू 14, 196, ये स्क्वायर है ना। तो देखिए ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। अब इसको हमने माइनस कर दिया, इसको जब प्रिंसिपल को अमाउंट से माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या जाएगा, CI, मतलब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, सॉरी प्रिंसिपल कितना है 9,000, ये 100 का कितना गुना है, 90 गुना है। ठीक है, तो ये भी हमारा कितना गुना हो जाएगा, ये भी हमारा 90 गुना हो जाएगा। 9 छक्का 54, 0 का 0, 9 नाम 81 और 5 86, 8,640 हमारा क्या जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को डिटेल से करेंगे तब हम इनकी बहुत सारी मेथड अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 12, तो 0.1 कोष्टक ये स्क्वायर है प्लस 0.01 स्क्वायर का मान हमको निकालना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, 1/, ये 0 को हम क्या कर लेंगे 1/10 स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, ये 1 है
नीचे 100 कर दिया अपन ने, 20 है ना, ये स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो अब इनसे हम इसको भाग दे देंगे, तो 0 1 के आगे 1 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका। अब एक ये है, ये आप सभी को पता होगा इसको कैसे करते हैं, तो एक के आगे कितने 0 लग जाएंगे, 3 0। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.0101, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कहीं पर ऑप्शन है क्या, हाँ ये है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे हम इसको हल कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन है, यदि 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए। इस प्रकार के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए प्रॉफिट लॉस से। देखिए अपन ने वही 6 पेनों का क्रय मूल्य क्या मान लिया अपन ने, सीपी को सीपी मान लिया अपन ने। अब 5 पेनों का विक्रय मूल्य क्या मान लिया, एसपी को अपन ने एसपी मान लिया। ठीक है, अब उन्होंने कहा है 6 पेनों का सीपी इंटू सीपी कर दिया अपन ने, इनका मान 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब इसके बराबर है। अब अपन ने क्या कर दिया, इसके फ्रिक्शन में ले आए, सीपी अपॉन एसपी कर दिया अपन ने। ये 5 ज्यों का त्यों रहेगा, 5 के नीचे क्या जाएगी, 6 आ जाएगी, तो हमारे पास सीपी की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें यहाँ पर परसेंटेज में ज्ञान निकालना है, और एसपी आ गई 6। अब अपन को बताना है लाभ या हानि प्रतिशत। अब देखिए सीपी 5 है, एसपी 1 है, तो 1 का प्रॉफिट हो गया, 1 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अपन को प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना था, तो प्रॉफिट परसेंट मतलब 1/5 इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 20%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, लाभ बताना है, वो भी परसेंटेज में। अब क्या क्या दिया है, व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, मतलब सीपी अगर हम मान लें 100%, 100x, तो एमपी क्या जाएगा 50% अधिक, 50% अधिक, तो देखिए इसका 50% कितना हो जाएगा, 50 ही हो जाएगा, मतलब 50x, तो इसमें हम 50 जोड़ देंगे, तो 150x इसका आ जाएगा एमपी, मतलब मार्केट प्राइस। अब इस पे 20% की छूट दे रहा है, हमारा एसपी निकाल लेंगे अपन, 150x 100 माइनस 20, ये डिस्काउंट परसेंटेज है, बटे 100, यहाँ पर आ जाएगा 150x इंटू 80/100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 5 थोड़ा अच्छा सा नहीं लिखा है, बन जाएगा धीरे धीरे। 15 8 120, 120 क्या आ गया हमारा, 120 आ गया हमारा एसपी आ गया, ये हमारा एसपी आ गया। अब हमें प्रॉफिट निकालना था, सीपी कितना है हमारा, हमने कितना माना था 100x, मान के चलते हैं। एसपी हम क्या करते हैं 120x, हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20x, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, 20x अपॉन 100x, क्योंकि सीपी है, इंटू 100, एक्स से एक्स कट गया, ये एक्स से एक्स, और ये 100 से 100, तो पी परसेंट कितना आ गया 20। ठीक है, और हम यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे भाई, एक क्योंकि 100 में से भाई 100 कट ही जाता, तो यहाँ पर अनुमान हम सीधे यहीं से लगा लेते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। जब हम चैप्टर वाइज करेंगे ना, तब थोड़ी सी इजी ट्रिक समझेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, उनका महत्तम समापवर्तक कितना है, 4 है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है। तो देखिए ये HCM हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी हाँ जो भी है, HCF
LCF। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लघुत्तम लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, याद नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन तो नहीं, बस क्योंकि याद ही नहीं किया कभी इनको हमने, सीधे करते जाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, a इंटू वी बराबर कितना है, 720 है। ठीक है, अब उनका महत्तम समापवर्त है। अब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, जो SCM मतलब लघुत्तम समापवर्त इंटू महत्तम समापवर्त बराबर क्या होता है, a इंटू बी, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो रीजन जान लेंगे। तो देखिए, लघुत्तम समापवर्त हमको निकालना है, लघुत्तम समापवर्त की जगह हमने x रख लिया, महत्तम समापवर्त दिया है 4, ये रख दिया, और इन दोनों संख्याओं का कितना मान दिया है, ये 720, ये रख दिया। तो यहाँ से 18 बार कट गया, तो x का मान आ गया 180, ये हमारा लघुत्तम समापवर्त आ गया। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन, एक गोली की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन का। तो देखिए, पहले तो हम गोले के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, खोखले गोले का होता है। ठीक है, तो इस गोले जो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 4/3πr³। ये हमारा गोले का आयतन हो जाता है। देखिए, अब आयतन की बात करते हैं, तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की, त्रिज्या में 50% की वृद्धि की। अब देखिए क्या होता है, इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो पहले क्या हुआ था, आयतन 1 था, वॉल्यूम 1 था, वॉल्यूम 2 हो गया। कैसे हो गया, अब देखिए वॉल्यूम 1 का फॉर्मूला क्या होगा, हमने वॉल्यूम 1 में क्या मान लिया, 3 × π × R1 का क्यूब। अब यहाँ पर अपन ने क्या मान लिया, रेशियो में सेकेंड का, अपन ने R2 मान लिया, इसका ये आ गया। अब ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, अब R1 पहले क्या थी हमने मानी, मान लीजिए हमने R1 कितनी मानी, 100। ठीक है, अब इसमें 50% की वृद्धि हो गई, तो R2 क्या आ गई हमारी, 150 आ गई। तो हमने यहाँ पर 100 का क्यूब किया, 100 × 100 × 100, अब अपन ने क्या कर दिया, रेशियो में। अब यहाँ पर 150 × 150 × 150। ठीक है, तो ये 3 जीरो लगे हैं ना, ये 3 जीरो अपन ने कट किए, 1 2 3, बचे कितने, 1000। यहाँ पर 15 15 15 15 15, तो 5 5 5, यहाँ से 5 काटा, एक बार काटा, 200 बचा। यहाँ से 5 काटा, 40 बचा। यहाँ से 5 काटा, 8 बचा। और यहाँ पर 3 3 3 3 त्रिका 9, यहाँ पर 9 जाएगा और यहाँ पर 8 जाएगा। मतलब वॉल्यूम 1 हमारा क्या जाएगा, वॉल्यूम 1 आ जाएगा 8 और वॉल्यूम 2 आ जाएगा 9। मतलब कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। किस पे हुई, 8 पे। तो हमने 8 पे 1 की वृद्धि की, तो हमें इसको परसेंटेज में निकालना है, तो इंटू 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 का गुणा कर देंगे, 12 8 96, बचे कितने, 4। अब दशमलव लगाया तो ये 40 हो गए, ये हो गया 5 बार जाएगा 8 × 40, तो 12.5% हमारा आंसर की आ जाएगा। तो इसकी कितने की क्या हुई, वृद्धि हुई। इसमें आंसर 12.5% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 9 ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन है 17वां। यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x y का मान क्या है, x अनुपात y का मान क्या है। तो x का 45% है ना, y के 15% के बराबर है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कर क्या, 15 तिया 45। अब इनको x अपॉन y ले आए, यहाँ पर मल्टीपल में कुछ नहीं था तो 1 था, ये 1 जो का 1 के अपॉन 3 आ जाएगा, तो x अपॉन x रेशियो 1 का मान यह आ गया 1:3। ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए 32 से पहले कितनी अभाज्य हैं वो हम कर लेते हैं। तो पहली अभाज्य क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। फिर हमारी क्या हो जाती है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। इन सबको हम काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 6, 6 और 2 8 और 3 11, 11 टोटल नंबर है। अब इनको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, 3 और 2 5, 10, 17, 17, 28, 28 यहाँ तक 28 हो गए, 8 और 3 11 और 7 18, 18 और 9 27 की 7 हासिल की 2। ठीक है, 2 और 2 4 और 3 5 57, 9 और 3 12 और 1 13, 3 हासिल की 1, 4 और 2 6 और 2 8, ये 83 हो गया, 83 और 57। अच्छा 14 अपॉन 11, ये टोटल आ गया अपना 140 अपॉन नंबर, टोटल अपॉन नंबर होते हैं एवरेज, 140 अपॉन 100। तो 11 एकम 11 बचे 3, 11 दूनी 22 बचे 8, 11 7 77। देखिए रॉन्ग आंसर आ रहा है, मतलब हमने यहाँ पर काउंटिंग में कुछ गड़बड़ कर दी है। देखिए 2 3 5 10 7 17, 17 और 11 28 हो जाते हैं, 28 और 13 कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे, 41 7 और 9 36 हो जाएंगे, ये 7 77। यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी थी, तो यहाँ पर हम 20 का फॉल्ट आया है, मतलब ये हो जाएंगे हमारे 160, 160 बटे 11, 11 एकम 11 बटे 5, 11 चौके 44 बचे 6 हो जाएंगे 60, 11 5 55। तो ये एक मात्र 14.54 का ऑप्शन है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। रेवती एक साथ मिलकर काम करते हुए वह 128 बटे रेवती के साथ मिलकर 128 बटे 17 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेली काम करती है तो उसे कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे। देखिए स्वप्निल ने क्या किया, 16 दिनों में कर सकता है। अब रेवती प्लस स्वप्निल कितने दिनों में कर सकते हैं, 128 बटे 7 दिनों में। तो हम क्या करते हैं, ये दिया हुआ है तो इसके बटे में 1 है, तो सबसे पहले हम इसको इसका एलसीएम लेंगे हर का, तो यहाँ पर 17 जाएगा, तो यहाँ पर हम 17 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 17 का गुणा कर देंगे। तो 16 सत्ते 112, 112 की 1, ये 11 आ गया, 16 और 1 27, ये हमारा आ गया, और ये 128। अब इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, टोटल वर्क का रेशियो निकाल लेंगे, कितना वर्क होगा। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो किससे कटेगा, एलसीएम ना लेकर के सीधा सीधा क्या कर देंगे, इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, 272 इंटू 128, तो 272 इंटू 128, ये हमारा क्या आ गया, वर्क आ गया। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बता देंगे क्या होता है, पर्सन इंटू पर्सन 2, ये वर्क
ये किसका रेशियो है, ये अपने पर्सन का रेशियो है। तो ये हमारा जब हम क्या करते हैं तो वर्क अपॉन पर्सन, तो यहाँ पर हमारा एफिशिएंसी मतलब उनकी क्षमता का रेशियो आ जाता है। तो ये हमारा पर्सन है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, ये वर्क है टोटल। ठीक है, तो इससे हमने भाग दिया तो इसकी एफिशिएंसी क्या जाएगी, स्वप्निल की एफिशिएंसी आ जाएगी 128। जब हमने 128 का भाग दिया तो रेवती प्लस स्वप्निल की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 272। हमें रेवती अकेली की निकालनी है, तो 172 में से 128 घटा देंगे, ये हमारा टोटल वर्क है। तो 4 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 6 में से 4 ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब 144 इसका आ जाएगी। तो हम ये टोटल वर्क में से 144 एफिशिएंसी क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए 16 से देंगे, 16 से घट जा सकता है, 16 एकम 16, 16 नंबर 144, 16 अट्ठे 128। ठीक है, अब कुछ और जा सकता है क्या? देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तथा विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की एक दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति बतानी है अपन को। तो देखिए टाइम इंटू स्पीड बराबर क्या हो जाती है, हमारी डिस्टेंस हो जाती है। तो देखिए पहली रेलगाड़ी खंभा कितना होता है, 1 होता है, तो फर्स्ट रेलगाड़ी की बात, फर्स्ट रेलगाड़ी की तो खंभा क्या होता है 1। अब इस अकेले को ट्रेन पार करेगी 12 सेकंड, मतलब ट्रेन की लंबाई ही पार करनी है। तो देखिए जैसे ही हम स्पीड निकालनी होती है, फर्स्ट रेलगाड़ी की स्पीड निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना है उसने 384 मीटर 12 सेकंड में पार किया, तो ये करेंगे अपन 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, ये मीटर प्रति सेकंड में पहली रेलगाड़ी की स्पीड आ गई। अब समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति बताइए। अब देखिए दोनों रेलगाड़ी क्या आ रही हैं, विपरीत दिशा से आ रही है, मतलब ये ऐसी, मतलब दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी, F1 की स्पीड प्लस F2 की स्पीड जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो अब कहा गया है कि ये दोनों जब क्या करती हैं 384 मतलब फर्स्ट ट्रेन 1 की जो लंबाई, ट्रेन 2 की लंबाई को अपन किससे कर देंगे, स्पीड 1 मतलब F1 प्लस F2 से। तो यहाँ आ जाएगा हमारा टाइम आ जाएगा, टाइम कितना दिया है उन्हें, 12 सेकेंड दिया है, और डिस्टेंस कितना दिया है 2 इंटू 380, और F1 की अपन को पता है 32 है, F2 की x मान ली। तो देखिए तो 12 तिया 36, 12 दूनी 24, ये हमारी 32 आ गई। तो 32 यहाँ पर अपने 32 प्लस x ले आए और यहाँ पर 64 हो गए। अब यहाँ पर जब हम पक्षांतर करेंगे तो 32 हमारी स्पीड आ जाएगी ट्रेन 2 की भी लंबाई की, तो ये हमारी ट्रेन 2 की ये आ गई। तो यहाँ पर हमारी ये शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट खत्म होती है। हो सकता है समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया होगा आपको और कन्फ्यूज़न भी हुआ होगा, इसके लिए माफ़ कर दें। हम जब नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे जनवरी से अच्छे से करेंगे, तो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पर अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।